राधे राधे दोस्तों माई स्टोरी बुक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर राजा भानु प्रताप का शासन था। वह अपनी न्यायप्रियता और कड़े अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों, योद्धाओं और कलाकारों का आदर होता था। लेकिन जितना समृद्ध उनका राज्य था, उतने ही विचित्र किस्से वहां के जंगलों और रास्तों के बारे में सुनने को मिलते थे। राजा के राज्य में लंबे समय से एक रहस्यमय धोखेबाज का आतंक छाया हुआ था। धोखेबाज का नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी करतूतें पूरे राज्य में मशहूर थी। वह इतना चतुर और चालाक था कि हर बार सैनिकों को और गुप्तचरों को चकमा देकर भाग जाता था। राजा भानु प्रताप को उसकी हरकतों की खबरें लगातार मिल रही थी। व्यापारियों के कारवां लूटे जा रहे थे, अमीरों के घरों से अनमोल गहने गायब हो रहे थे और कई गांव वालों की जीवन भर की कमाई रातों रात उड़ गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा व्यापारी रोता बिलखता आया। उसने राजा के सामने अपना हाल सुनाते हुए कहा, महाराज, मैंने सालों की मेहनत से जो दौलत कमाई थी वह कल रात लूट ली गई। मुझे नहीं पता कि वह धोखेबाज कौन है, वह लुटेरा कौन है, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वह खुलेआम लोगों को डराने लगा है। राजा ने गुस्से से अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गर्जना करते हुए कहा, यह धोखेबाज अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा और उसे सजा दूंगा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह धोखेबाज का पता लगाए। वह सेनापति अपनी पूरी सेना को जंगल और पहाड़ों में फैला दिया, परंतु धोखेबाज की कोई खबर नहीं मिली। वह बहुत ही चालाक था, जो हर बार सैनिकों के जाल से बच निकलता था। सिर्फ कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति राजा के पास आया। उसने राजा को झुककर प्रणाम कहा, महाराज, मेरा नाम विक्रम है। मैं 1/3 शिकारी हूं। मैंने सुना था कि आपके राज्य में एक धोखेबाज आतंक मचा रहा है। उसे पकड़ने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। राजा ने विक्रम को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी, जो राजा को कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। तुम यह कैसे करोगे? राजा ने पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, धोखेबाज को पकड़ने के लिए धोखेबाज जैसा दिमाग चाहिए। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपको वह धोखेबाज पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। राजा ने विक्रम की बात मान ली। उन्होंने उसे पूरी छूट दी कि वह अपनी योजना पर काम करे, लेकिन राजा का दिल अभी भी शांत नहीं था। विक्रम की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। विक्रम ने सबसे पहले उन सभी गांवों और रास्तों का दौरा किया जिन स्थानों पर धोखेबाज ने लूट की थी। उसने लोगों से सवाल जवाब किए और हर जगह ध्यान से देखा। धीरे धीरे वह भी अपनी योजना तैयार कर ली, लेकिन राजा को जल्द ही एक अजीब खबर मिली। विक्रम ने जिन गांवों का दौरा किया था, वहां कुछ और लूटपाट की घटनाएं होने लगी। यह बात राजा को चौंकाने वाली लगी। क्या विक्रम खुद इस धोखेबाज का साथी था, या वह सच में धोखेबाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था? इस रहस्य ने राजा के मन में एक गहरा संशय भर दिया। विक्रम ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया था। वह दिन रात जंगलों में घूमता, गांव वालों से बात करता और घटना स्थल की जांच करता। वह हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। पर एक अजीब बात थी कि जब विक्रम की जांच आगे बढ़ती जा रही थी, तो धोखेबाज वाली हरकतें अधिक तेज हो रही थी। राजा भानु प्रताप के दरबार में हर दिन ठगी और लूटपाट की नई नई शिकायतें आने लगी। राजा ने विक्रम को बुलाकर पूछा कि तुमने अब तक क्या पता लगाया? धोखेबाज को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं।
क्या तुम वाकई उसे पकड़ने में सक्षम हो? विक्रम ने राजा को शांत करने के लिए कहा कि महाराज, धोखेबाज काफी चालाक है। वह जानता है कि उसका पीछा कौन कर रहा है, लेकिन आखिरकार यह तो मान लिया गया कि अब वह इससे ज्यादा दुनिया से छुप नहीं सकता। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। राजा ने अनमने मन से विक्रम को और समय दे दिया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें विक्रम पर भरोसा तो था, पर उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जो संदेह पैदा कर रहा था। उस रात विक्रम ने एक नई चाल चली। उसने एक खबर फैलवाई कि जंगल के पास के गांव में एक व्यापारी ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक तिजोरी रखवाई है। यह खबर कुछ ही घंटों में पूरे राज्य में फैल गई। विक्रम का अनुमान था कि धोखेबाज इस लालच में जरूर फंसेगा। अगली रात विक्रम और राजा के सैनिक जंगल के पास छुप गए। तिजोरी का स्थान ऐसा था कि वहां केवल एक ही रास्ते से पहुंचा जा सकता था। रात के सन्नाटे में दूर से घोड़ों की हल्की टाप सुनाई दी। विक्रम ने इशारा किया और सैनिक सतर्क हो गए। कुछ ही देर में एक काले लिबास में ढका हुआ व्यक्ति तिजोरी के पास पहुंचा। उसकी चालाकी और गति देखकर विक्रम समझ गया कि यही वह धोखेबाज है। जैसे ही वह तिजोरी के ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा, सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन धोखेबाज भी कम नहीं था। उसने झपट कर 2 सैनिकों को धक्का दिया और जंगल की ओर भागा। विक्रम ने तुरंत उसका पीछा किया। यह दौड़ घने जंगल के अंदर तक चली। विक्रम ने धोखेबाज को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। जैसे ही धोखेबाज एक सकरे रास्ते से गुजरा, विक्रम ने उसे पकड़ लिया। सैनिकों ने उसे रस्सियों से बांधकर राजा के सामने पेश किया। जब धोखेबाज का नकाब हटाया गया तो पूरा दरबार सन्न रह गया। धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि विक्रम खुद था। राजा ने गुस्से से पूछा, विक्रम, तुमने धोखा क्यों दिया? तुमने खुद को धोखेबाज का शिकार दिखाकर हमारी आंखों में धूल झोंकी। विक्रम ठहाका लगाकर हंसकर बोला, महाराज, मैं धोखेबाज हूं, लेकिन मेरे जैसा धोखेबाज आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं वही धोखेबाज हूं जिसने आपके राज्य में आतंक मचाया, लेकिन यह सब मैंने इसलिए किया ताकि आपकी कमजोरी समझ सकूं। आपका राज्य भीतर से मजबूत नहीं है और आपके सैनिकों में दूरदृष्टि की कमी है। मैं चाहता था कि आप इसे समझें। राजा को विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं आ रहा था। उनकी ओर से आदेश दे दिया गया कि विक्रम को कैद में डाल दिया जाए, लेकिन विक्रम ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं यहीं से भागने में चालाक हूं। अगली बार जरूर आपको मेरी खबर मिलेगी। तब तो सोचेंगे कि क्या आपने मुझे पकड़ा या मैं सिर्फ परछाई हूं। राजा को समझ नहीं आया कि विक्रम का आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में पता चला कि विक्रम जेल से गायब हो चुका था। विक्रम के जेल से भागने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राजा भानु प्रताप को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि पूरे राज्य में चौकसी बढ़ाई जाए, लेकिन विक्रम की चतुराई और उसके बचने की क्षमता ने राजा के गुप्तचरों को भी परेशान कर दिया था। विक्रम के भागने के कुछ ही दिन बाद राजा के महल में एक संदूक मिला। संदूक पर एक पर्ची चिपकी थी जिस पर लिखा था, राजा भानु प्रताप, मैं धोखेबाज जरूर हूं पर मूर्ख नहीं। आप जितने भी सैनिक तैनात कर लें, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो मेरी अगली चाल से पहले तैयार हो जाइए। क्रोध में आकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए कहा, इसकी हिम्मत तो देखो, वह हमें खुली चुनौती दे रहा है। यह मेरे राज्य की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक रात महल के खजाने के कक्ष से सोने के सिक्के और अनमोल रत्न गायब हो गए। सैनिक पूरी रात पहरे पर थे। किसी को यह नहीं पता चला। जब सवेरे खजाना साफ पाया गया तो राजा को विक्रम की चुनौती याद आई। हालांकि वह पहचान गया कि यह विक्रम की चाल थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि विक्रम ने चोरी के बाद
फिर से एक संदेश छोड़ा था। इस बार संदेश में लिखा था, महाराज, मैंने यह सारा सब कुछ नहीं किया है आपके खजाने के लालच में, बल्कि आपकी सोच को परखने के लिए। आप चाहे तो मुझे पकड़ने की कोशिश छोड़ देंगे, वरना मेरी अगली चाल और भी बड़ी होगी। इस बार राजा ने अपनी रणनीति बदल दी। महसूस हुआ विक्रम को पकड़ने के लिए मुझे भी उसी के स्तर तक पहुंचना होगा। राजा ने महल के खजाने के उस कमरे में नकली तिजोरी रखवाई और उसमें कुछ कीमती आभूषण रख दिए। फिर यह खबर फैला दी गई कि तिजोरी में राज्य के सबसे कीमती रत्न रखे गए। राजा और उनके सबसे भरोसेमंद सैनिक तिजोरी के पास छुप गए। रात का सन्नाटा गहराया और इंतजार लंबा होता गया। आधी रात के करीब अचानक खजाने के कक्ष का दरवाजा धीमे से खुला। एक काली परछाई तिजोरी के पास पहुंची और ताला खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही परछाई ने तिजोरी को छुआ, राजा ने सैनिकों को इशारा किया। एक झटके में विक्रम चारों तरफ से घिर गया, लेकिन इस बार विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, लगता है आपने मुझसे कुछ सीख लिया। राजा ने विक्रम को तुरंत पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम बार बार भाग जाते हो, लेकिन अब तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? विक्रम ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं धोखेबाज जरूर हूं, लेकिन मेरे इस खेल का मकसद केवल धन चुराना नहीं है। मेरा लक्ष्य कुछ और है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सच्चाई बता सकता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे आपकी एक शर्त माननी होगी। राजा ने विक्रम की बात पर गहराई से सोचा। उन्होंने विक्रम से कहा, तुम्हारी सच्चाई सुनने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारी चालाकी का स्रोत क्या है। कोई व्यक्ति इतना चतुर कैसे हो सकता है? विक्रम ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, महाराज, हर धोखेबाज के पीछे एक कारण होता है और मेरा कारण जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी होगी। राजा ने विक्रम को शांति से बैठने का आदेश दिया। पूरी सभा विक्रम की कहानी सुनने के लिए उत्सुक थी, लेकिन विक्रम की आंखों में वह रहस्यमय चमक अब भी बरकरार थी। राजा भानु प्रताप ने विक्रम को कड़ी निगरानी में बैठने का आदेश दिया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। विक्रम की चालाकी और उसके रहस्यमय अंदाज ने हर किसी को असमंजस में डाल दिया था। विक्रम ने राजा से कहा कि महाराज, यदि आप सच में मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो पहले वह वादा कीजिए कि आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे और फिर न्याय करेंगे। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी कहानी वहां से शुरू होती है जहां मैंने खुद को धोखेबाज बनने पर मजबूर पाया। यह सब मेरी इच्छा से नहीं, हालात की देन है। महाराज, मैं इस राज्य का ही निवासी हूं। मेरा असली नाम विक्रम नहीं है, मेरा नाम रवि है। वर्षों पहले मेरा परिवार इस राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे पिता एक ईमानदार किसान थे और मेरी मां गांव के लोगों की सेवा किया करती थी। हमारा जीवन सामान्य था, लेकिन खुशहाल था। फिर एक दिन गांव के जमींदार के सैनिक हमारे घर आए। उन्होंने हमें बताया कि हमारे पिता पर कर बकाया है। मेरे पिता ने समझाने की कोशिश की कि उन्होंने कर चुका दिया है, लेकिन जमींदार ने उनकी एक न सुनी। मेरे पिता को पीट पीट कर मार डाला गया और मेरी मां को बेघर कर दिया गया। मैं उस समय केवल 12 साल का था। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं उन लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने गांव छोड़ दिया और अजनबी की तरह जंगलों में भटकने लगा। वहीं मुझे एक साधु मिले जिन्होंने मुझे जीवन के कौशल सिखाए, चालाकी, योजना बनाना और लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाना। मैं धीरे धीरे ठगी के उस हुनर को सीख गया जिसे आप आज देख रहे हैं, लेकिन मैंने उसे केवल अमीरों और अन्याय करने वालों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। विक्रम ने आगे कहा, महाराज, मैं आपका राज्य कमजोर करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप जाने कि आपकी प्रजा के बीच कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैंने जिन लोगों को निशाना बनाया वे वही थे जो गरीबों पर जुल्म कर रहे थे। राजा ने गुस्से से पूछा, अगर तुम इतने ही न्यायप्रिय हो तो यह सब चुपचाप मेरे सामने क्यों नहीं लाए? तुम्हें धोखेबाज बनने की जरूरत क्यों पड़ी? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, आज कभी कभी सच तभी सामने आता है जब असाधारण रास्ते के लिए जाए। अगर मैं तो सीधे आपके पास आता तो क्या तुम्हें मेरी बात की सत्यता मान लेते, या आपको लगता कि आपके दरबारी और सरकारी कर्मचारी और अधिक भ्रष्ट हैं? क्योंकि ऐसा ही आप नहीं देख सकते थे, इसीलिए मैं आपको वही दिखाया जो आप देखना चाहते थे। राजा ने विक्रम से पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार है और यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? विक्रम ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, आपकी प्रजा आपसे प्यार करती है, लेकिन आपकी आंखों से दूर बहुत अन्याय हो रहा है। मैंने ठगी का सहारा लिया ताकि आप जाग सकें। राजा ने गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने विक्रम की बात पर विश्वास करने का निर्णय लिया और अपने गुप्तचरों को राज्य के अधिकारियों और जमींदारों की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में साबित हो गया कि विक्रम सच कह रहा था। कई जमींदार और दरबार के अधिकारी भ्रष्ट पाए गए। राजा ने विक्रम को बुलाकर कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें ठगी का रास्ता छोड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गुप्तचरों के प्रमुख बनो और राज्य में न्याय स्थापित करने में मेरी मदद करो। विक्रम ने विनम्रता के साथ सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे यह मौका देंगे तो मैं अपनी बाकी जिंदगी राज्य और प्रजा की सेवा में लगा दूंगा। उस दिन से विक्रम धोखेबाज से एक ईमानदार गुप्तचर बन गया। राज्य में भ्रष्टाचार कम होने लगा और राजा भानु प्रताप के शासन की एक नई शुरुआत हुई। विक्रम को राजा ने अपना गुप्तचर नियुक्त कर दिया था। वह अब राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गया। लेकिन राजा भानु प्रताप को हमेशा विक्रम की चालाकी और उसके अतीत पर शक बना रहता था। क्या विक्रम सचमुच सुधर चुका था या वह केवल एक नई चाल चल रहा था? इसी बीच राजा के दरबार में एक खबर आई कि व्यापारियों के कारवां राज्य की सीमा पर फिर से लुट जाने लगे। विक्रम के धोखेबाज बनने से पहले भी ऐसे ही घटनाएं होती थी। राजा असहज हुआ और शक किया कि विक्रम ने गुप्तचर की आड़ में अपने पुराने खेल से शुरुआत कर दी है। राजा ने विक्रम को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम्हें इन लूटपाट की घटनाओं की खबर है? मुझे आशंका है कि इसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। राजा ने विक्रम की बात मान ली, लेकिन उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी विक्रम पर नजर रखने का आदेश दिया। विक्रम ने वही गांव और रास्तों का दौरा किया जहां लूट हुई थी। उसने लोगों से सवाल जवाब किए और ऐसे सभी अनुभवों को गहराई से समझा। उसे जल्दी समझ में आ गया कि कोई उसकी पहचान और नाम का इस्तेमाल करके लूटपाट कर रहा है। विक्रम ने राजा को इस बात की जानकारी दी, महाराज, किसी व्यक्ति ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। वह मेरी पुरानी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझको दोषी ठहराया जा सके, लेकिन मैं जल्द ही उसे पकड़ लूंगा। राजा ने उसकी बात मानी, लेकिन उसके मन में अभी भी शक था। विक्रम ने एक नकली कारवा तैयार करवाया जिसमें अनमोल गहने और सोने के सिक्के भरे थे। उसने यह खबर फैला दी कि यह कारवां पड़ोसी राज्य में व्यापार के लिए जा रहा है। फिर उसने खुद कारवां के साथ यात्रा की, लेकिन रास्ते में छिप गया। रात के अंधेरे में लुटेरों ने कारवां पर हमला कर दिया। विक्रम ने अपने गुप्तचरों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ लिया। जब लुटेरों को राजा के सामने लाया गया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। राजा का अपना एक मंत्री ही लुटेरों का मुखिया था। उसने स्वीकार किया कि विक्रम को फंसाने की मैंने योजना बनाई थी ताकि राजा का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाए। मंत्री की सच्चाई सामने आते ही विक्रम ने राजा से कहा, महाराज, मैं धोखेबाज जरूर था, लेकिन विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरा इरादा
केवल इस राज्य की भलाई है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मंत्री को कड़ी से कड़ी सजा दी और विक्रम से माफी मांगी। लेकिन विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, शक करना आपका अधिकार है, लेकिन याद रखें, कभी कभी सबसे चालाक व्यक्ति भी सच्चा हो सकता है। हालांकि राजा ने विक्रम को पूरी तरह से माफ कर दिया था, लेकिन विक्रम के मन में एक नई योजना जन्म ले रही थी। वह अब भी राजा की शक्ति और राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी पुरानी ठग की कला को निखारने के लिए करना चाहता था। एक दिन जब राजा को गुप्तचरों से यह खबर मिली कि राज्य के खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए हैं, तो उनकी आंखों में वही पुराना शक लौट आया। क्या विक्रम वाकई सुधर चुका था या वह अब भी वही चालाक धोखेबाज था? विक्रम ने अपनी चतुराई से सबका विश्वास जीत लिया, लेकिन उसके असली इरादे हमेशा रहस्य बने रहे। कुछ समय बीत गया था। विक्रम ने अपनी चालाकी और काबिलियत से राज्य की गुप्तचर प्रणाली को मजबूत कर दिया था। लेकिन राजा भानु प्रताप के मन में यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि वाकई विक्रम सुधर चुका है या उसकी चालाकी कहीं न कहीं अभी भी काम कर रही है। एक दिन राजा ने विक्रम को अपने कक्ष में बुलाया। विक्रम हाथ जोड़कर और झुककर उसके पास आ गया। राजा ने उसे गौर से देखा और कहा, विक्रम, तुमने अब तक अपनी वफादारी दिखाई है, परंतु मैं तुम्हारा एक और इम्तिहान लेना चाहता हूं। अगर तुम इस पहेली का सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें पूरी तरह निर्दोष मानूंगा। अगर नहीं तो मुझे यकीन होगा कि तुम अब भी वही चालाक धोखेबाज हो। विक्रम ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी हर परीक्षा के लिए मैं तैयार हूं। कृपया अपनी पहेली कहिए। राजा ने अपनी तलवार उठाई और कहा, एक जंगल में 3 यात्री फंस जाते हैं। उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। वहां उन्हें एक रहस्यमय साधु मिलता है जो कहता है कि वह उनकी जान बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। साधु उन्हें एक बक्सा देता है जिसमें 3 खजाने हैं। पहला खजाना इतना भारी है कि कोई उसे उठा नहीं सकता। दूसरा खजाना इतना हल्का है कि इसे पकड़ा ही नहीं जा सकता। और तीसरा खजाना ऐसा है जो देखने में चमकदार है, लेकिन अगर उसे छू लिया जाए तो वह गायब हो जाता है। साधु ने तीनों से पूछा, तुम तीनों को एक खजाना चुनना है, लेकिन जो सबसे बुद्धिमानी से चुनेगा वही यहां से जिंदा जा सकेगा। बताओ, विक्रम, इन 3 खजानों में से सबसे सही खजाना कौन सा है और क्यों? विक्रम कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। उसने राजा से कहा, महाराज, यह पहेली जीवन के 3 पहलुओं को दर्शाती है। 3 खजाने असल में 3 भ्रम है, लेकिन इसका उत्तर है तीसरा खजाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तीसरा खजाना तो छूते ही गायब हो जाता है। वह सबसे कमजोर विकल्प नहीं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, तीसरा खजाना असल में सत्य का प्रतीक है। पहला खजाना लालच है जो इतना भारी है कि इसे उठाना मुश्किल है। दूसरा खजाना अहंकार है जो हल्का है लेकिन व्यर्थ है। तीसरा खजाना सत्य है जो दिखता तो चमकदार है, लेकिन उसे केवल महसूस किया जा सकता है। जो इसे समझ लेता है वही उसे सही से चुन पाता है। अगर यात्री ने तीसरा खजाना चुना तो वह साधु को यह समझाता कि सत्य को छूने की कोशिश करना व्यर्थ है, उसे जीना होता है। यही सही उत्तर है। राजा ने विक्रम की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी और ज्ञान ने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम केवल चालाक धोखेबाज नहीं हो, तुम में वह गुण है जो इस राज्य को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर बनी रहेगी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने जीवन के हर पल में सत्य और न्याय का साथ दूंगा। भले ही विक्रम की आंखों में हल्की सी चमक अब भी बाकी थी। क्या उसका उत्तर वाकई सत्य था या यह उसकी एक और चालाकी थी? यह तो भविष्य ही बताएगा। राजा भानु प्रताप अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन कम ही लोग उस समय जानते थे कि उनके पास भी
एक रहस्यमय शक्ति है। यही शक्ति उन्हें उनके पुरखों से विरासत में मिली हुई थी। इस रहस्य को जानने केवल राजा और उनके सबसे करीबी गुप्त गुरु ही जानते थे। पहले के एक गुप्त कक्ष में, जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, एक प्राचीन पुस्तक और एक अलौकिक दर्पण रखा हुआ था। यह दर्पण किसी भी व्यक्ति की आत्मा की सच्चाई दिखाने की ताकत रखता था, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाता था जब राजा को किसी पर संदेह होता था और अन्य असाधारण तरीकों से सच का पता लगाना संभव हो जाता था। एक रात राजा भानु प्रताप ने गुप्त गुरु को बुलाया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, विक्रम ने अब तक खुद को वफादार साबित किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अब भी कुछ छुपा रहा है। क्या समय आ गया है कि हम उसे सत्य दर्पण के सामने लाएं? गुरुदेव ने गंभीरता से कहा कि महाराज, सत्य दर्पण का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। वह तो सच्चाई ही दिखाता है, लेकिन वह सच्चाई कभी कभी डरावनी भी हो सकती है और कभी कभी घबराने वाली भी। अगर आप तैयार हैं तो विक्रम को भी बुलाया जा सकता है। अगले दिन गुप्त कक्ष में विक्रम को बुलाया गया। वह इस कक्ष में पहली बार आया था और रहस्यमय वातावरण ने उसे असहज कर दिया था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी और सेवा का सम्मान किया है, लेकिन मेरे मन में अब भी एक संदेह है। मैं चाहता हूं कि तुम सत्य दर्पण के सामने खड़े होकर यह साबित करो कि तुम जो कहते हो वही सच है। विक्रम ने दर्पण की ओर देखा। उसकी चमकदार सतह से एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने राजा से पूछा कि महाराज, यह सत्य दर्पण क्या है? राजा ने उत्तर दिया, यह दर्पण किसी भी व्यक्ति की आत्मा की सच्चाई दिखाता है। यह न केवल तुम्हारे शब्दों को बल्कि तुम्हारे दिल के हर कोने को उजागर करेगा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो यह दर्पण तुम्हें बेनकाब कर देगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। राजा और गुरुदेव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे दर्पण की सतह चमकने लगी। धीरे धीरे विक्रम की छवि दर्पण में दिखाई देने लगी। पहले दृश्य में विक्रम का बचपन दिखा, उसके माता पिता के साथ बिताए हुए खुशहाल दिन, फिर वह भयानक घटना जब उसके पिता को जमींदार ने मार डाला और उसकी मां बेघर हो गई। विक्रम की आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल दर्पण में कुछ और दिखाई दिया। विक्रम का वर्तमान जीवन, राजा के लिए एक काम करते हुए, राज्य की सेवा करते हुए, यह सब साफ और सत्य प्रतीत हो रहा था। तभी दर्पण की सतह पर एक और छवि उभरी। यह भविष्य की छवि थी। इसमें विक्रम एक बड़े खजाने के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर और रहस्यमय था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी योजना को अंजाम देने वाला है। दर्पण की यह भविष्यवाणी देखकर राजा भानु प्रताप के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, यह भविष्यवाणी सच है क्या? विक्रम वाकई मेरे खिलाफ कोई चाल चलने वाला है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, महाराज, सत्य दर्पण केवल संभावनाएं दिखाता है। यह विक्रम की नीयत है, लेकिन वह इसे बदल भी सकता है। उसका वर्तमान उसकी नीयत पर निर्भर करता है। अगर आप उस पर भरोसा करें और उसे सही मार्ग पर रखें तो यह भविष्य बदल सकता है। विक्रम ने दर्पण में अपना भविष्य देखकर कहा कि महाराज, जैसा मैंने देखा, मैं भी हैरान हूं कि ऐसा सच है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस तरह से कभी नहीं हूं जो आपका विश्वास तोड़ सकूं। अगर यह सच होता है तो मैं खुद को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। राजा ने विक्रम को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, विक्रम, मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपने भविष्य को खुद बदल सको, लेकिन याद रखना, मेरी यह रहस्यमयी ताकत हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखेगी। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो यह दर्पण तुम्हें फिर से बेनकाब कर देगा। विक्रम ने सिर झुकाकर अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की, लेकिन उसके मन में दर्पण की भविष्यवाणी अब भी गूंज रही थी। राजा भानु प्रताप का दर्पण में दिखा भविष्य विक्रम के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी।
वह खुद को एक भवन में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या वह भविष्य को बदल सकता था? क्या उसकी नीयत सच में साफ थी, या वह खुद को धोखा दे रहा था? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था। विक्रम को राजा की रहस्यमयी ताकत पर पूरा विश्वास था। उसने जो दर्पण में देखा वह सोचने को मजबूर कर दिया गया कि भविष्य में उसे कुछ बड़ा करना होगा और उसके उस कदम से ही उसकी सच्चाई साबित होगी। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपनी योजना से भटका तो वह खुद ही खुद को धोखा दे देगा। कुछ दिनों बाद राजा भानु प्रताप ने विक्रम को दरबार में बुलाया। कुछ नई कठिनाइयां राज्य में आ गई। राजा चाहता था कि विक्रम इन समस्याओं का हल निकालने के लिए अपने गुप्तचरों के साथ मिले। विक्रम ने खुशी खुशी यह काम अपने सर पर लिया, पर अंदर ही कुछ गहरी उलझन थी। राजा भानु प्रताप ने विक्रम को एक नई जिम्मेदारी दी। वह एक बड़े व्यापारिक समझौते की निगरानी करेगा जो पड़ोसी राज्य के साथ किया जाना था। यह समझौता राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आता, लेकिन इसमें एक जोखिम भी थी, क्योंकि वह समझौता कुछ असाधारण तरीके से संपन्न हो रहा था। राजा भानु प्रताप ने विक्रम से कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम इन समझौतों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचो। तुम्हारी भूमिका बहुत अहम होगी। विक्रम, मैं तुम्हें पूरी तरह परखने का इरादा रखता हूं। अगर तुम इस काम में सफल हो गए तो तुम मेरी पूरी वफादारी पर खरे उतरोगे। विक्रम ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। वह जानता था कि यह परीक्षा उसकी असल नीयत को साबित करने का आखिरी अवसर हो सकता है। विक्रम ने पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर व्यापारिक समझौते की तैयारी करनी शुरू कर दी, जो एक केवल व्यापारिक होने वाली बात नहीं है, वरन कुछ गहरी साजिश छिपी हो सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने इस समझौते के लिए जो शर्तें रखी थी वह कुछ हद तक असामान्य थी। विक्रम ने अच्छी तरह से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गुप्तचरों को भेजकर पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के बीच छिपे हुए संवादों की जांच करवाई। जल्द ही उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। समझौते में एक शर्त छुपाई गई थी। यह शर्त राज्य के खजाने को एक बड़े व्यापारी को सौंपने की थी, जो राजा भानु प्रताप के खिलाफ साजिश रच रहा था। अगर यह समझौता पारित हो गया तो राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता। विक्रम ने तुरंत राजा को इस बारे में सूचित किया। राजा भानु प्रताप ने विक्रम की बात सुना और उसकी सूझबूझ की तारीफ की, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा सवाल था। क्या वह पड़ोसी राज्य के राजा को बिना किसी हिंसा के इस धोखाधड़ी का खुलासा कर सकते थे? राजा ने विक्रम से पूछा, विक्रम, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सीधे हमला करें या हम अपनी समझदारी से उनका सामना करें? विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहिए। हमें इस समझौते को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सारा राज्य जान सके कि क्या चल रहा है। अगर हम सही समय पर सही तरीके से यह काम करें तो हम बिना खून खराबे के अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। राजा ने उसके विचारों को समझा और उसे एक आखिरी सलाह दी। तुम्हें अब तक अपनी वफादारी साबित की है विक्रम। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर सच्चाई है, लेकिन तुम्हारी योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी चालाकी को एक तरफ रखना होगा। याद रखना, सच्चाई को उभरने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। विक्रम ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि महाराज, मैं अपनी पुरानी चालाकी को छोड़ दूंगा। इस बार मैं केवल सच्चाई और न्याय का साथ दूंगा। राजा भानु प्रताप ने उसे इस कठिन निर्णय के लिए प्रेरित किया, लेकिन विक्रम के भीतर कुछ और था। क्या वह सचमुच अपने पुराने रास्ते को छोड़ सकता था, या उसकी पुरानी आदतें उसे फिर से धोखा देगी? ऐसा था। उस दिन विक्रम की आंखों में एक नई चमक, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक गहरी सोच भी थी। वह अपनी राह पर चलकर राज्य को बचा पाएगा या उसकी पुरानी चालाकी फिर से उसे भटकाने की कोशिश करेगी? यही सवाल अब भी अनुत्तरित था।
राजा भानु प्रताप के रहस्यमय दर्पण की भविष्यवाणी और विक्रम के अपने दिल के बीच का संघर्ष एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। राजा भानु प्रताप ने कभी अपने तिलस्मी और गुप्त शक्तियों का खुलासा नहीं किया था। ज्यादातर वह राज्य की बातें नहीं करते थे, जिसकी वजह से राज्य में केवल कुछ चुने हुए लोग ही जानते थे कि वह एक विशेष प्रकार की रहस्यमय शक्ति रखते हैं, जो उसे किसी भी संकट का हल निकालने में मदद करती थी। राजा का गुप्त गुरुदेव, जिनकी वचनबद्धता और ज्ञान ने राजा को यह शक्तियां दी थी, हमेशा राजा के साथ रहते थे। राजा भानु प्रताप ने अपनी युवावस्था में एक बार बहुत बड़े तिलस्मी के बारे में सुना था। यह तिलस्मी असल में एक प्राचीन और जादुई किताब थी, जिसमें हर सवाल का उत्तर और हर समस्या का हल मौजूद था। कहा जाता था कि इस किताब के मालिक को वह ताकत मिलती थी जो दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती थी, लेकिन यह किताब सिर्फ उन्हीं को मिल सकती थी जो पूरी तरह से सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले होते। राजा ने उस किताब के बारे में सुना और उसे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की, और एक दिन बहुत कड़ी साधना और प्रयासों के बाद राजा भानु प्रताप ने वह किताब प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने कई तिलस्मी और शक्तियों को हासिल किया, लेकिन राजा ने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने यह ताकत कहां से प्राप्त की। राजा भानु प्रताप की तिलस्मी शक्तियों का असल परीक्षण अब होने वाला था। विक्रम ने अपना वादा किया था कि वह राज्य के खजाने से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करेगा, लेकिन उसकी योजना अब तक किसी न किसी रूप में खामोश थी। राजा भानु प्रताप ने विक्रम को अंतिम बार एक चुनौती दी थी। अगर वह अपनी पूरी नीयत साबित करना चाहता था तो उसे तिलस्मी के कक्ष में प्रवेश करना होगा। राजा ने एक दिन विक्रम से कहा, तुमने अपनी वफादारी को कई बार साबित किया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी सबसे बड़ी शक्ति का सामना करना होगा। तुम तिलस्मी के कक्ष में जाओगे और वहां से सत्य की एक कड़ी खोज निकाल कर लाओगे। इस परीक्षण में तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम सच्चे दिल से मेरे साथ हो, या तुम अभी भी अपने पुराने रास्ते पर चलने वाले हो। विक्रम को यह चुनौती आश्चर्यजनक लगी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। राजा भानु प्रताप का महल बहुत बड़ा और भव्य था। महल में एक कक्ष था जिसे तिलस्मी कक्ष बताया गया था। वहां कक्ष में प्रवेश करना भी किसी के लिए आसान नहीं था। कक्ष का दरवाजा कुछ जादुई चाबी से खुलता था, जो केवल राजा भानु प्रताप के पास थी। विक्रम के हाथ में वही चाबी दी गई। राजा ने कहा, तुम्हें इस कक्ष में जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। कक्ष में तुम्हारे सामने हर उस सत्य का चेहरा आएगा जिसे तुम अपनी जिंदगी में दबा चुके हो। यह तुम्हारी आत्मा का माप होगा। अगर तुम इसमें पास हो गए तो तुम मेरे पूरे विश्वास के हकदार होगे। विक्रम ने चाबी ली और महल की गहरी और अंधेरी गलियों में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। विक्रम ने जैसे ही तिलस्मी कक्ष के दरवाजे को खोला, उसे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर अनगिनत आईने थे, जिनमें से हर एक में विक्रम का अक्स था। लेकिन यह आईने केवल उसका चेहरा नहीं दिखा रहे थे, यह उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के विभिन्न रूपों को दिखा रहे थे। पहले आईने में उसने अपनी छोटी उम्र में कई गलतियां देखी, अपनी मां का विश्वास तोड़ा, अपने पिताजी से बगावत की। फिर अगले आईने में वह एक धोखेबाज के रूप में दिखा, जो दूसरों की मेहनत और विश्वास से खेलता था। उसके बाद वह एक युवा सैनिक के रूप में दिखा, जिसने खुद को राज्य के लिए समर्पित किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि अगले आईने में वह एक भयानक भविष्य के रूप में दिखा, जहां वह खुद राजा भानु प्रताप का विश्वास तोड़ने वाला था। विक्रम ने उन सभी रूपों को देखा और एक गहरी आंतरिक लड़ाई महसूस की। उसने अपने अतीत की गलतियां स्वीकार की और अपने वर्तमान के सत्य का सामना किया। लेकिन क्या वह अपने भविष्य को बदलने में सक्षम था? क्या वह राजा भानु प्रताप के विश्वास के साथ धोखा करेगा, जैसा कि तिलस्मी ने दिखाया था? इस बार राजा भानु प्रताप ने विक्रम की कड़ी परीक्षा ली।
तिलस्मी का परीक्षण केवल विक्रम के भीतर के डर और संदेह को उजागर करने के लिए था। यह एक मौका था जहां विक्रम को अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करना था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकला। अपने भीतर के भय को छोड़ते हुए राजा भानु प्रताप ने उसे देखा और कहा, विक्रम, जो तुमने अर्जित किया है वह सब तुम्हारी पूरी यात्रा का फल है। तुम अब ऐसे रास्ते पर हो जहां तुम न केवल खुद को बल्कि राज्य को भी एक मिसाल बना सकते हो। मैं तुम्हें सच्चा जानता हूं। राजा ने अपनी तिलस्मी शक्तियों को विक्रम के लिए खोल दिया और विक्रम ने अपनी पूरी नीयत से सही साबित कर दिया। विक्रम ने अब यह तय किया कि वह अपने भविष्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने राजा भानु प्रताप से वादा किया कि वह कभी भी अपनी नीयत से नहीं भटकेगा। राजा भानु प्रताप और विक्रम की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर थी। तिलस्मी कक्ष में विक्रम ने अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना किया था और अब वह एक नए विश्वास के साथ लौट आया था। राजा के सामने खड़ा विक्रम अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले से अधिक दृढ़ता और निष्ठा थी। विक्रम की परीक्षा लेने वाले राजा भानु प्रताप ने अब उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया, लेकिन यह विश्वास उसके दिल भीतरी नीयत पर निर्भर करता था। विक्रम ने अपनी पूरी नीयत साबित कर दी, लेकिन राजा जानता था कि अब बड़ा कदम उठाना था। महाराज राजा ने विक्रम से कहा, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। विक्रम, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना अब मेरी जिम्मेदारी है। वह खजाना, वह समझौता और वह साजिश अब तुम पर है कि तुम राज्य की रक्षा कैसे करते हो। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी अपनी नीयत से नहीं भटकूंगा। मैं राज्य और उस आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। विक्रम ने राजा के निर्देशों का पालन करते हुए पड़ोसी राज्य के खजाने की साजिश का पर्दाफाश किया। उसने पूरी ईमानदारी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला किया। राजा भानु प्रताप का विश्वास विक्रम पर पूरी तरह से सही साबित हुआ। राजा ने विक्रम को राज्य का सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सलाहकार नियुक्त किया और दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन विक्रम अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने अतीत के दोषों को स्वीकार किया और अपने भविष्य को नए रास्ते पर डाला। राजा भानु प्रताप ने एक दिन विक्रम से कहा, विक्रम, तुम्हारी परीक्षा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य और उसके भविष्य के लिए भी थी। तुमने अपनी नीयत से नहीं बल्कि अपनी सत्यता और ईमानदारी से हमारी नजर में अपनी जगह बनाई। यही असली ताकत होती है। विक्रम ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपने मुझे यह सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति सत्य में है। यही वह रास्ता है जिससे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी न केवल एक धोखेबाज और एक राजा की थी बल्कि एक सच्ची मित्रता, विश्वास और सत्य के रास्ते पर चलने की थी। विक्रम ने अपने भीतर के भय और संदेह को हराया और राजा भानु प्रताप ने उसे हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। दोनों की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तब तक कोई भी धोखाधड़ी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजा भानु प्रताप की तिलस्मी शक्तियों की कहानी अब एक उदाहरण बन चुकी थी जो आने वाली पीढ़ियों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।